हाँ जी स्टूडेंट, चेक करो स्ट्रीमिंग। देखो बेटा, स्क्रीन विजिबल है अभी? रिप्लाई फास्ट विजय, am I visible now? ओके ओके ओके, करेक्ट। ऑल राइट, फाइन। ओके बेटा, तो कल हम लोगों ने टेलीस्कोप स्टडी किया और टेलीस्कोप के न्यूमेरिकल स्पेशली आपको कराए मैंने, राइट। आज बेटा हम लोग नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, ठीक है। ऑप्टिक्स का पार्ट 2 शुरू करने वाले हैं, जो कि है हमारा वेव ऑप्टिक्स। इससे पहले बेटा आप लोगों को रे ऑप्टिक्स में सारा कुछ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, प्रिज्म, लेंस मेकर, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, माइक्रोस्कोप वगैरह सब कुछ मैंने करा दिया है, विद न्यूमेरिकल करा दिया है। उसके सारे रिकॉर्डिंग्स मैं आपको ऑलरेडी भेज चुका हूँ। और जो रिकॉर्डिंग्स मैंने नहीं भेजी है या किसी बच्चे ने किसी रीजन से किसी लेक्चर को मिस किया है, तो पर्सनली मुझे मैसेज करो कि सर आई हैव फॉरगॉटन टू वॉच दिस पर्टिकुलर लेक्चर और आई हैव मिस्ड द पर्टिकुलर लेक्चर, आई विल सेंड यू द रिकॉर्डिंग ऑफ द सेम लेक्चर अकॉर्डिंगली। अभी राइट नाउ हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं ऑप्टिक्स के अंदर ही, इसका वॉल्यूम 2 है या पार्ट 2 है, जो कि है वेव ऑप्टिक्स। तो आज वेव ऑप्टिक्स को बड़ा शुरू कर रहे हैं, वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। फाइनली हमारा रे ऑप्टिक्स खत्म हो गया। उसकी असाइनमेंट जो है फटाफट बच्चे सॉल्व कर लो, ठीक है। और सॉल्व करने के बाद में मुझे जो है उसका एक पीडीएफ बना के ग्रुप में भेज दो। ग्रुप में भेजो या पर्सनली भेजो, दैट इज अप टू यू, बट बेटर इट इज कि आप ग्रुप में भेज दो, सो दैट मेरे को ट्रैक करना आसान हो जाए। बिकॉज मेरे पास व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेज आते हैं स्कूल के बच्चों के, और भी बहुत सारे मैसेज होते हैं। तो आप बेटर है कि ग्रुप में ही सेंड करना, इंडिविजुअल मत सेंड करना। बट हाँ, अगर किसी को शर्म आती है ग्रुप में सेंड करने पे कि आपकी फोन पट्टी खुल जाएगी, तो दैट इज अ सेपरेट थिंग। तो आप पर्सनली भेज सकते हो उस कंडीशन के अंदर, अदरवाइज पर्सनली मत भेजना, ठीक है। ग्रुप में भेजना। हाँ, तो वेव ऑप्टिक्स क्या है बेटा? वेव ऑप्टिक्स जो है एक ऐसा आ, आप बोल सकते हैं कि ब्रांच है ऑप्टिक्स की, जिसमें हम वेव नेचर ऑफ लाइट को डिस्कस करते हैं। वेव ऑप्टिक्स में हम लोग क्या डिस्कस करते हैं? लाइट का वेव नेचर स्टडी करते हैं। लाइट का वेव नेचर स्टडी करेंगे, ठीक है। लाइट का वेव नेचर स्टडी करेंगे, ठीक है, इसके अंदर। तो बेटा हमारा जो मेन फोकस है इसके अंदर, हम लाइट को एज ए वेव डील करेंगे और लाइट के वेव फेनोमेना कौन कौन से हैं, यानी कि लाइट को वेव मानते हुए कौन कौन सी फेनोमेना को डिस्कवर किया गया है, या कौन कौन सी प्रॉपर्टी जो कि वेव थ्योरी को एक्सप्लेन करती हैं, वो सारा कुछ हम लोग इसके अंदर देखने वाले हैं। तो देखो ये आज की डेट में ये माना जा चुका है, ये कंफर्म्ड है
कि जो लाइट है उसका डुअल नेचर है, एक पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर। तो पार्टिकल नेचर को बेटा बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने सपोर्ट किया, जिनमें से सबसे पहले हमारे पास अल्बर्ट आइंस्टाइन थे, जिन्होंने पार्टिकल थ्योरी दी, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताया। ठीक है, कि वो एक पार्टिकल, फोटोन पार्टिकल मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करता है और एक इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है। इसको हम लोग ड्यूअल नेचर ऑफ वेव, मैटर एंड रेडिएशन के अंदर स्टडी भी करेंगे आगे चल के। और क्वांटन ने भी वेव, लाइट का पार्टिकल नेचर को जस्टिफाई किया या उसको सपोर्ट किया। ठीक है, तो और बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे हुए हैं जो बच्चे लाइट को एज ए वेव डील करते थे या लाइट को एज ए वेव प्रूव करके जा चुके हैं, जिनमें से बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हुए हैं थॉमस यंग। आप आगे चल के यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी स्टडी करोगे इसी वेव ऑप्टिक्स के अंदर, दूसरा तीसरा हमारा टॉपिक होने वाला है। और फ्रेस्नेल हुआ, फ्रॉनहोफर हुआ, ठीक है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट है, ऐसे बहुत सारे फिनोमेना है। मैं नाम गिनाऊंगा तो नाम कम पड़ जाएंगे, राइट, या टाइम कम पड़ जाएगा हमारे पास। बहुत सारे फिनोमेना ऐसे डिस्कवर हो चुके हैं जो कि लाइट का वेव नेचर जो है वो साबित करते हैं या प्रूव करते हैं, राइट। तो हम ज्यादा इसके डेप्थ में नहीं जाएंगे कि ये क्या, इंट्रोडक्शन में डेप्थ में नहीं जाएंगे कि ये वेव क्या होती है, क्योंकि ये सब 11th क्लास में तुम पढ़ चुके हो कि वेव क्या होती है। एक डिस्टर्बेंस है जिसमें जो है एनर्जी का प्रोपिगेशन होता है वगैरह वगैरह। उसके ट्रैवलिंग वेव क्या होती है, स्टैंडिंग वेव क्या होती है, वो सारी इक्वेशन आप लोगों ने स्टडी करी है। तो जहां पे जरूरत पड़ेगी मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड भी करा दूंगा बीच बीच के अंदर। लेकिन तो अब हमारा जो फर्स्ट इसमें फोकस है वो ये है कि वेव ऑप्टिक्स के बारे में किन किन लोगों ने बात करी। ठीक है, तो वेव ऑप्टिक्स के अंदर सबसे पहले लाइट को लाइट को लाइट को वेव माना गया है। ठीक है, लाइट को वेव माना गया है। तो एक थ्योरी आई थी बेटा इन 1675, ठीक है, अर्ली 1675 के अंदर, 1675 के अंदर एक थ्योरी आई थी जिसको बोलते हैं न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर कॉर्पस्कुलर थ्योरी। तो न्यूटन की ये थ्योरी थी, कॉर्पस्कुलर थ्योरी बोलते हैं इसको। अब इस थ्योरी के अंदर उन्होंने क्या बोला न्यूटन साहब ने, क्योंकि न्यूटन देखो अपने टाइम का बड़ा ही महान ग्रेट साइंटिस्ट रहा है, तो उसने हर फील्ड के अंदर जो है डिस्कवरीज करी है। तो न्यूटन ने काफी पुरानी बातें हैं बेटा, 1675 की बात है, आज की डेट में ये सारी थ्योरी इनवैलिड है, गलत है। लेकिन जब न्यूटन ने डिस्कवरी करी थी, जब न्यूटन ने सोचना शुरू किया कि भाई लाइट वेव है या पार्टिकल है, तो न्यूटन को ये लगा कि भाई लाइट एज ए वेव जो है वो बिहेव करती है। बाद में अल्बर्ट आइंस्टाइन और थॉमसन आए जिन्होंने बताया कि लाइट वेव तो है ही है, लेकिन लाइट पार्टिकल भी बिहेव करती है, लाइट पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है। तो वो आगे के डिस्कवरीज हैं। लेकिन अर्ली सेंचुरी के अंदर, अर्ली 16th सेंचुरी के अंदर, 1675 के अंदर न्यूटन ने बताया कि भाई लाइट जो है वो लाइट जो है वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। न्यूटन ने बताया कि लाइट जो है वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। माफ करना बच्चे, मैंने वेव के बारे में बता दिया था कि लाइट वेव की तरह है। नो डाउट लाइट आज की डेट में वेव की तरह है, लेकिन लेकिन जो सबसे पहली थ्योरी बनी थी, ठीक है, 1675 के अंदर, जो कि न्यूटन के जमाने की थी, वो कॉर्पस्कुलर थ्योरी थी। ठीक है, आगे मैं वेव थ्योरी को इसमें इंट्रोड्यूस करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल इसकी हिस्ट्री को जानते हैं कि इसकी इस फील्ड में किन किन लोगों ने काम किया। तो न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी थी बेटा कि लाइट को वो एज ए पार्टिकल मानते थे। ठीक है, लेकिन वो पार्टिकल का जो नेचर है वो बड़ा अजीब अजीबोगरीब था। वो वाला पार्टिकल नहीं, फोटोन पार्टिकल नहीं, जो कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया। अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी जो थी वो फोटोन पार्टिकल्स के बेस पे वो उसको एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन न्यूटन का जो पार्टिकल थ्योरी था, कॉर्पस्कल जो है, मैं यहाँ वर्ड लिख रहा हूँ एक, कॉर्पस कॉर्पस्कल, इसका नाम थोड़ा अजीब है। कॉर्पस्कल मतलब अ लाइट पार्टिकल, अ लाइट पार्टिकल। ठीक है, लाइट का पार्टिकल, यहाँ मैं तो लाइट पार्टिकल, हल्का पार्टिकल मत बोलना, लाइट का पार्टिकल। ठीक है, यानी पार्टिकल ऑफ लाइट, पार्टिकल ऑफ लाइट ऐसे लिख देता हूँ मैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। पार्टिकल ऑफ लाइट, पार्टिकल ऑफ लाइट। अच्छा, ये थ्योरी गलत थी, मैं आपको बताऊंगा लेटर ऑन वो थ्योरी गलत क्यों थी। तो न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी क्या बताती है, इसके कुछ साइलेंट फीचर्स है बेटा, उन फीचर्स के बारे में आपको बताता हूं मैं कि अकॉर्डिंग टू हिम, बेटा ये पॉइंट पेन कॉपी लेके नोट करते रहना। अकॉर्डिंग टू हिम
लाइट सोर्स emits tiny particles light, according to him, light source emits tiny particle, light का जो source है वो tiny particle emit करता है, ठीक है, which are called corpuscles, ठीक है, corpuscles हमको बोलते हैं, corpuscles या corpuscles, जो भी तुम्हें ठीक लगे, जैसे प्रोनाउंसिएशन आपको ठीक लगती है वो आप यहाँ पे बोल सकते हैं। तो न्यूटन ने बोला कि जो लाइट का सोर्स है, जैसे मेरे पास में बल्ब है, ठीक है, ये बल्ब है, तो बल्ब जो है ना ऐसे जो क्या कहते हैं, जो पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स रिलीज करते हैं चारों ओर। ये बल्ब है, ये मेरे पास में बल्ब है कोई, ठीक है, ये लाइट का सोर्स है, ये चारों ओर ऐसे पार्टिकल्स रिलीज कर रहे हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड कॉर्पस्कल्स। इन पार्टिकल्स का नाम उन्होंने रखा कि ये कॉर्पस्कल्स हैं, जो कि टाइनी पार्टिकल की तरह है, छोटे छोटे पार्टिकल्स की तरह है, ठीक है। अब ये जो पार्टिकल्स हैं, दीज पार्टिकल्स आर जो कॉर्पस्कल्स है, कॉर्पस्कल बेसिकली क्या है बेटा, दीज आर हार्ड, ठीक है, हार्ड सफियर सॉरी, दीज आर हार्ड इलास्टिक एंड ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, ठीक है। ये जो पार्टिकल है ना, बोला कि दीज पार्टिकल्स आर हार्ड इलास्टिक एंड ऑफ डिफरेंट शेप। ये पार्टिकल बेटा हार्ड है, ठीक है, और इनका जो शेप एंड साइज है वो अलग अलग है, ठीक है, यानी अलग अलग जो कलर्स की लाइट है, जैसे डिप जो आपको मालूम होगा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये जो डिफरेंट कलर्स की लाइट है इनका डिफरेंट वेवलेंथ है। इनफैक्ट इनके जो पार्टिकल्स हैं, उनका जो शेप एंड साइज है वो अलग अलग है। जैसे कि उन्होंने बताया कि जो रेड कॉर्पस्कल्स होंगे, यानी कि लाल जो पार्टिकल्स होंगे या रेड लाइट के जो पार्टिकल्स होंगे, उनका साइज बड़ा होगा और वो थोड़ा थोड़ा प्रिज्म शेप में होंगे, ठीक है। और जो वायलेट के जो पार्टिकल्स होंगे, वायलेट लाइट के पार्टिकल्स होंगे, वो टाइनी पार्टिकल होंगे, छोटे पार्टिकल होंगे, दे विल बी नियरली स्फेरिकल। तो इसके टाइनी पार्टिकल स्फेरिकल और उसके बिग पार्टिकल्स लाइक और प्रिज्म शेप में होते हैं। तो शेप और साइज अलग अलग होती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी। These are called particles or corpuscles, ठीक है, इसको नोट करते रहना बेटा, corpuscles। अगला पॉइंट ये बताते हैं कि these corpuscles have different speed in different media, ये different medium, अलग अलग मीडियम में इनकी स्पीड जो होती है वो अलग अलग होती है। यानी जो पार्टिकल्स है बेटा, इन पार्टिकल्स की स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग बताई गई है, ठीक है। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, न्यूटन की थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो स्पीड ऑफ द कॉर्पस्कल है इन डेंसर मीडियम, स्पीड ऑफ द कॉर्पस्कल इन डेंसर मीडियम इज फाउंड टू बी ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ द कॉर्पस्कल इन द रेयर मीडियम, जो कि असल में जो आज की जो थ्योरी है उसके खिलाफ है। आज की थ्योरी है जो आप लोग मानते हो या पढ़ते हो, उसमें ये बताते हैं कि द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन द रेयर मीडियम एंड मिनिमम इन द डेंसर मीडियम। लेकिन न्यूटन साहब की जो थ्योरी थी वो अलग थी। उन्होंने बोला था कि भाई डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट या जो स्पीड ऑफ द कॉर्पस्कल पार्टिकल है वो ज्यादा होती है, इन्होंने ऐसा बोला था, ठीक है, अपनी थ्योरी के बेस के ऊपर। अगला पॉइंट है इसके अंदर, अगला पॉइंट है लेट मी चेक बच्चे, बेटा प्लीज रिप्लाई कर देना, ऑडियो वगैरह ठीक आ रही है, एंड आई हैव टू चेक द कैमरा फर्स्ट। ओके, द कैमरा इज ओके। ओके, अगला पॉइंट है बेटा इसके अंदर कि जो अपने पार्टिकल्स हैं, जो कॉर्पस्कल्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, पार्टिकल्स ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। जो पार्टिकल बेटा स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल करते हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल करते हैं। ऐसे बहुत सारी बातें हैं इनफैक्ट, ठीक है। तो अब थ्योरी जो है वो उतनी वैलिड थ्योरी नहीं है, लेकिन थोड़ा हिस्ट्री के बारे में भी जानना जरूरी है कि किस तरह से ये थ्योरी जो है वो रिजेक्ट की गई थी, थोड़ा उसके बारे में भी बात करते हैं। तो पार्टिकल्स ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो ये न्यूटन साहब की थ्योरी थी।
अब इसमें इन्होंने बताया कि जो वायलेट पार्टिकल है, जो वायलेट कॉर्पस्कल है, वायलेट कॉर्पस्कल ये थोड़ा स्मॉल होगा साइज के अंदर, ठीक है। और वहीं पे जो हमारे पास रेड कॉर्पस्कल है, रेड कॉर्पस्कल ये रेड पार्टिकल वो बिग है या लार्ज है, ठीक है, थोड़ा बिग है या लार्ज है, क्योंकि देखो आपको आज की डेट में मालूम है कि जो रेड लाइट होती है उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है और जो वायलेट लाइट होती है उसकी वेवलेंथ कम होती है, राइट। तो कम वेवलेंथ के लिए उन्होंने बोला कि पार्टिकल का साइज स्मॉल है और ज्यादा वेवलेंथ की वजह से उन्होंने बोला कि पार्टिकल का जो साइज है वो लार्ज है, ठीक है। अब इन्होंने यही बातें बताई थी इसके अंदर कि भाई लाइट सोर्स जो है वो टाइनी पार्टिकल एमिट करता है जिसको कॉर्पस्कल बोलते हैं, ठीक है। और जो कॉर्पस्कल है हमारे पास में ये हार्ड है, इलास्टिक है एंड दे आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज। अगला पॉइंट है इसके अंदर कि द कॉर्पस्कल हैव द सेम डिफरेंट स्पीड इन द डिफरेंट मीडियम। अलग अलग मीडियम में जो स्पीड ऑफ कॉर्पस्कल है वो अलग अलग है। जैसे डेंसर मीडियम में जो स्पीड है इट इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ द कॉर्पस्कल इन द थिनर मीडियम। और अगला पॉइंट है इसके अंदर कि पार्टिकल जो है यानी कॉर्पस्कल जो है दे ऑलमोस्ट ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन में उनका मोशन होता है। अब न्यूटन की जो थ्योरी थी बेटा, न्यूटन की थ्योरी, दिस थ्योरी कुड एक्सप्लेन द फॉलोइंग। ये थ्योरी जो है बेटा इन चीजों को एक्सप्लेन कर गई, यानी कि रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, ये तो ये थ्योरी एक्सप्लेन कर गई, इसमें कोई झंझट नहीं था। रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट का मतलब कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ये इस बात को एक्सप्लेन करके रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, इसको ये इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है भाई। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये सब जो है न्यूटन बाबा ने अपने जमाने में एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन न्यूटन साहब जो है वो वेव नेचर को जस्टिफाई नहीं कर पाए। न्यूटन बाबा जो थे वेव नेचर को वो प्रूव नहीं कर पाए। न्यूटन अपने जमाने में वेव नेचर ऑफ लाइट को प्रूव नहीं कर पाया। उनका मानना था कि लाइट जो होती है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है, जिन पार्टिकल्स का नाम कॉर्पस्कल्स है, ये कॉर्पस्कल है, राइट। अब ये देखो और भी बातें बताते हैं, इन्होंने रिफ्लेक्शन के बारे में बताया, रिफ्रैक्शन के बारे में भी बताते हैं। अब इनका ये मानना था, चलो थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ इसके बारे में, जस्ट गिव मी अ मिनट बच्चे। ओके तो बेटा इनका ये मानना था कि जो लाइट है स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल करती है, ठीक है। रिफ्लेक्शन को भी इन्होंने प्रूव कर दिया और रिफ्रैक्शन को भी प्रूव कर दिया। और इन्होंने एक बड़ी ही अजीब बात बताई थी, वो ये बताई थी कि जैसे ये लाइट है, ठीक है, अब मेरे को मालूम है ये रेयर मीडियम है और ये वाला डेंसर मीडियम है, ओके, ये रेयर मीडियम है और डेंसर मीडियम है। अब ये लाइट रे आ रही है यहाँ पे, ठीक है, और ये लाइट के पार्टिकल्स है, दीज आर द पार्टिकल्स ऑफ द लाइट, राइट। अब ये कहते हैं कि जो ये डेंसर मीडियम है, मान लो यहाँ पे पानी है या कोई भी डेंसर मीडियम आप इमेजिन करते हो, तो ये उसके पार्टिकल्स है, दीज आर द पार्टिकल्स ऑफ द डेंसर मीडियम, राइट, दीज आर द पार्टिकल्स ऑफ द डेंसर मीडियम। अब ये कहते हैं कि यहाँ पे जो लाइट स्ट्राइक करती है, जो लाइट इंटरफेस पे स्ट्राइक करती है, ये वाला जो पार्टिकल होगा, ये वाला पार्टिकल जो होगा डिफरेंट पार्टिकल्स, यानी मीडियम के लिए जो पार्टिकल्स है यहाँ पे दीज पार्टिकल, थोड़ा ऐसे बना दो मैं यहाँ पे पार्टिकल है बेटा, ये पार्टिकल जो होगा मीडियम के अंदर, यहाँ जो पार्टिकल्स होंगे डेंसर मीडियम पार्टिकल, उन पार्टिकल्स ने इनको अपनी ओर खींचना है, यानी ऐसे अट्रैक्ट करना है। तो दिस रेडिएशन या दीज पार्टिकल्स विच आर स्ट्राइकिंग द सरफेस, जो पार्टिकल सरफेस पे स्ट्राइक कर रहे हैं वो पार्टिकल यहाँ पे टकराएंगे तो ये अंदर जो डेंसर मीडियम वाले पार्टिकल है वो इसको अपनी ओर खींचेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि अब ये लाइट को पार्टिकल माने चल रहे हैं और पार्टिकल्स में होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आप जानते हो इस चीज को, इसको बताने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट हम लोगों ने काइनेटिक्स थ्योरी पढ़ रखी है, उसमें भी यही बोला गया कि पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर और इंटरैक्ट विद ईच अदर। तो ये कहते हैं कि भाई ये वाला जो पार्टिकल होगा लाइट का, ये पार्टिकल नीचे जो डेंसर मीडियम में जो पार्टिकल्स हैं ये उनके द्वारा अट्रैक्ट किया जाएगा, यानी कि देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द कॉर्पस्कल and that attraction is given by who? That is given by the particle of the denser medium. Denser medium में जो पार्टिकल है वो कॉर्पस्कल को अपनी ओर खींच रहे हैं। तो अगर ये पार्टिकल्स
अगर ये पार्टिकल्स डेंसर मीडियम से कॉर्पस्कल को नीचे की ओर खींच रहे हैं तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? इसका मतलब होना चाहिए कि जो कॉर्पस्कल जो आ रहे हैं दे मस्ट बी पुल्ड डाउनवर्ड। तो ये सारे डाउनवर्ड पुल हो गए। तो इन्होंने बताया कि अगर हम एक नॉर्मल यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, राइट, तो ये जो कॉर्पस्कल है ये नॉर्मल की तरफ ऐसे बेंड हो जाएगा, ठीक है। अब नॉर्मल की तरफ बेंड होगा यानी कि इस तरफ बेंड होगा, यानी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि बाय द रे ऑफ लाइट बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल व्हेन गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। तो ये एक्सप्लेन कर रहे हैं चीज को। उन्होंने बोला कि जो पार्टिकल आया, ये कॉर्पस्कल जो आ रहे हैं, इन कॉर्पस्कल को नेट फोर्स नीचे की तरफ लग रही है। अब नेट फोर्स अगर नीचे की तरफ लग रही है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। नेट फोर्स इस पार्टिकल को नीचे की तरफ लग रही है। जैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ पे ये पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट को एक फोर्स ये लगाई आपने और एक फोर्स आपने ये लगाई। तो इस पॉइंट पे जो नेट फोर्स है वो नेट फोर्स क्या इस डायरेक्शन में रहेगी। अपने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस टर्म वन में तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैग्नेटिज्म के अंदर ये बहुत बार स्टडी किया होगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, राइट। तो नेट कैसे निकालते हैं, दो वेक्टर्स का नेट कैसे निकालते हैं, तो ऐसे ही तरीका है। तो बताते हैं कि भाई यहाँ जो पार्टिकल है, कॉर्पस्कल है, जो सरफेस पर हिट कर रहा है, उसको नीचे वाले मीडियम यानी डेंसर मीडियम के पार्टिकल्स अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। तो जब अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे तो बेटा उसकी जो बेंडिंग होगी इट विल बी टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। और वो सुपरपोजिशन थ्योरी के हिसाब से जो है हम लोग समझ पाते हैं। बोलो बेटा कोई डाउट यहाँ तक? एनी डाउट? एनी डाउट? तो ये न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी है जो कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को जस्टिफाई करती है, ठीक है। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को जस्टिफाई करती है। लेकिन अब आपको मालूम है कि लाइट जो है पार्टिकल तो है ही है, ठीक है, और लाइट वेव भी है। इसी जमाने में एक साइंटिस्ट हुए थे जिनका नाम था हाइगन। मैं उनके बारे में भी थोड़ा बता दूं आपको। तो बेटा आज की डेट में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइट को पार्टिकल मानने में, लाइट को वेव मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज वी हैव बंडल्स ऑफ प्रूफ। हमारे पास बहुत सारे प्रूफ है। लेकिन उस जमाने में, पुराने जमाने की बातें हैं, सदियों पुरानी बात है, ये 1675 की बात है, जब ये लाइट अपने आप में एक मिस्ट्री थी, किसी को मालूम नहीं था। तो इन्होंने बताया कि लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव करती है और सब लोगों ने मान लिया, बिकॉज उस जमाने में इनसे बड़ा कोई साइंटिस्ट था नहीं। न्यूटन की सब पूजा आज भी करते हैं, नो डाउट। आज भी न्यूटन की जो नियम है, जो लॉज ऑफ मोशन है, लॉ ऑफ ग्रेविटी है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जहां पे इनका कोई तोड़ नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। ही इज एब्सोल्यूट जीनियस, ठीक है। लेकिन कुछ जगहों में इनकी थ्योरी जो है वो गड़बड़ थी। जैसे यहाँ थ्योरी गड़बड़ होगी, जैसे ये थ्योरी यहाँ पे गड़बड़ होगी कि भाई डेंसर मीडियम में स्पीड जो है वो ज्यादा होती है, उन्होंने ये बोला। लेकिन यहाँ पे ये पॉस्टुलेट इनका फॉल्स है, ठीक है। ये पॉस्टुलेट इनका फॉल्स है जो कि आगे वाले साइंटिस्टों ने बताया। आने वाले जो साइंटिस्ट होंगे, अब इनके बाद बहुत सारे दर्जनों साइंटिस्ट आए और उन्होंने साबित किया है कि भाई न्यूटन बाबा आप यहाँ पे गलत थे, आप अपने चीज को सही कर लीजिए। तो अब तो आपको जो आप चीजें पढ़ाई जा रही है बेटा, वो आज के जमाने के हिसाब से, आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से सही है, राइट। आने वाले टाइम के अंदर हो सकता है कोई और जीनियस आ जाए और वो बोले कि नहीं भाई तुम भी गलत हो, हम सही है। हो सकता है, इसमें साइंस है, इट इज अवर ग्रोइंग प्रोसेस या इट इज इन कंटिन्यूस एवोल्यूशन। तो हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर जो चीजें आज सही है वो चीजें सही ना लगे, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये तो न्यूटन का बेटा कॉस्पर थ्योरी थी और ये फेल साबित हुई, ये गलत साबित हो गई थी, ठीक है। अब आगे बात करेंगे, नेक्स्ट इज, अब इसके बारे में इसी जमाने में एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए जो कि डच के साइंटिस्ट थे, डच फिजिसिस्ट थे, ठीक है। तो उन्होंने अपनी थ्योरी में क्या चीजें बताई, जरा उनकी भी हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, कि उनकी थ्योरी जो है वो क्या चीजें बताती है। चलो, तो अब इसी जमाने के, ज्यादा दूर की बात नहीं है, ठीक है। अब देखो उस जमाने में इन 1678, बहुत दूर नहीं, एक डच साइंटिस्ट थे, डच फिजिसिस्ट आई वुड से, ठीक है, डच फिजिसिस्ट जिनका नाम था क्रिश्चियन हाइगन।
हाइगन, HUYGEN, इनका नाम ही बड़ा यूनिक है, बड़ा यूनिक नाम है क्रिश्चियन हाइगन। कुछ लोग इसको हाइजन बोलते हैं, कुछ लोग इसको हुइजन बोलते हैं। जो जहाँ के रहने वाले थे, डच के रहने वाले थे, ठीक है, डच कंट्री के, तो वहां पे इनको हुइजन बोलते थे, यानी कि जो नेटिव है वहाँ के, जो रहने वाले लोकल जो बॉडीज है, लोकल पीपल जो है, इनको हुइजन बोलते थे। लेकिन हमें इनके नाम से कुछ नहीं करना, आप इसको हाइगन बोलो, हुइजन बोलो या कुछ और बोलो, तुम्हारी अपनी मर्जी है, ठीक है। तो क्रिश्चियन हाइगन 1678, ज्यादा दूर नहीं, न्यूटन की थ्योरी आई थी 1675 के अंदर, और इनकी थ्योरी भी बिल्कुल उसी एरा में आ गई थी, ठीक है, उसी टाइम के अंदर आ गई थी। लेकिन इनकी जो थ्योरी थी, इन्होंने बोला कि जो लाइट है, लाइट एक मैकेनिकल वेव है। लाइट क्या है? अ मैकेनिकल वेव। इन्होंने लाइट को मैकेनिकल वेव बोला। इनफैक्ट इन्होंने बोला लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। इन्होंने लाइट को वेव बोल के एक डेयरिंग स्टेप तो लिया कि भाई लाइट वेव है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे गलती कर दी कि ये एक मैकेनिकल वेव है। असल में आप सबको मालूम है आज की डेट में कि लाइट जो है, जो लाइट है हमारे पास, ठीक है, ना तो वो कॉर्पस्कल है, ठीक है, ना तो वो हमारे पास लाइट जो है, ना तो वो कॉर्पस्कल है, ना तो वो ये वाली वेव, मैकेनिकल वेव। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, जो कि मैक्सवेल साहब बता के गए। मैक्सवेल बता के गए कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसका नेचर ट्रांसवर्स होता है। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है और ट्रांसवर्स होती है। ट्रांसवर्स, आई सपोज आपको ट्रांसवर्स का मतलब पता है। ट्रांसवर्स का मतलब होता है कि जो इस तरह से ये अप एंड डाउन ऐसी जो वेव होती है उनको ट्रांसवर्स बोलते हैं, और जो लॉन्गिट्यूडनल होती है उसमें ऐसे ऐसे मूवमेंट होता है, इस तरह से, राइट, टू एंड फ्रो। और ट्रांसवर्स में अप एंड डाउन, ठीक है। ये क्लास 11 की फिजिक्स में आती चीजें। तो इन्होंने बोला 1678 टाइम के अंदर कि भाई एक मैकेनिकल वेव है लाइट, ठीक है, जिसका नेचर लॉन्गिट्यूडनल है, यानी कि पार्टिकल होंगे जो वेव के, वो टू एंड फ्रो मूव कर रहे होंगे। तो इन्होंने ये एक डेयरिंग स्टेप लिया। तो इनकी थ्योरी भी कुछ हद तक सही थी और कुछ हद तक इनकी थ्योरी गलत थी, ठीक है। अभी कहाँ कहाँ पे सही थी, कहाँ कहाँ पे गलत थी, बेटा यस, ओके, सुकृति is listening to me, सुकृति, लक्ष्य, anybody? हाँ जी, ओके। चल, तो बेटा ये जो थ्योरी थी, दिस थ्योरी कुड एक्सप्लेन द वेव नेचर ऑफ लाइट, बट इन्होंने बोला कि लाइट जो है वो एक मैकेनिकल वेव है, ठीक है। अब ये बात की बातें हैं कि लाइट का नेचर क्या है, वो आज की डेट के अंदर 19th सेंचुरी में प्रूव हो गया कि लाइट जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है और उसका ट्रांसवर्स नेचर है। लेकिन उस जमाने में जब ये न्यूटन और हाइगन जैसे साइंटिस्ट थे, ठीक है, तो उस समय न्यूटन ने बोला कि भाई लाइट पार्टिकल है और इन्होंने बोला कि भाई लाइट एक मैकेनिकल वेव है। तो अपने आप में बड़ी जबरदस्त कॉन्ट्रोडिक्शन बनी थी उस समय, राइट। तो सब न्यूटन, तो ये इस चीज को साबित करते हैं, बताते हैं अपनी थ्योरी के अंदर, जहां तक इनको काफी अपलॉड भी मिला था कि भाई हाँ आप सही काम कर रहे हो। लेकिन कुछ जगहों पे इनकी थ्योरी फेल हो गई थी और ये उस चीज को क्लैरिफाई नहीं कर पाए थे, ठीक है। लेकिन अब न्यूटन के पैरेलल इनकी थ्योरी भी आ गई थी। बहुत देर बाद नहीं कि न्यूटन मर गया हो और बहुत देर के बाद थ्योरी आई हो, न्यूटन के जिंदा रहते उसी टाइम पैरेलल थ्योरी आ गई थी। लेकिन इनकी थ्योरी कोई मानने वाला तैयार नहीं था, बिकॉज न्यूटन उस जमाने का सबसे बड़ा साइंटिस्ट था, ठीक है। ये रियलिटी बता रहा हूँ, ये बायोग्राफी में लिखा हुआ है इनकी, न्यूटन की खुद की बायोग्राफी में ये बातें लिख रखी है, आप इसको जरूर सर्च करना गूगल के ऊपर। तो ए मैकेनिकल वेव एंड अ लॉन्गिट्यूडनल वेव,
ठीक है बेटा, लाइट लाइट को एक मैकेनिकल वेव की तरह मानना है, इन्होंने माना है, और वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। अब ये क्या कहते हैं सॉरी, अब ये क्या कहते हैं बेटा, ये कहते हैं कि जो लाइट है, जो लाइट है वो लाइट जो है वो एक मैकेनिकल वेव की तरह है। और अब आपको मालूम है कि जो मैकेनिकल वेव होती है उनको ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है, यानी कि इनको ट्रैवल करने के लिए, जैसे मेरे पास में यहाँ पे कोई सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, यहाँ पे कोई सोर्स ऑफ लाइट है, इस तरह से मैंने बना लिया, दिस इज अ बल्ब से, ठीक है, ये बल्ब है मेरे पास में, और इस बल्ब में जो रेडिएशन यहाँ से निकलेंगी, ठीक है, जो रेडिएशन आएंगी, इनको ट्रैवल करने के लिए, इनको ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए इनको ट्रैवल करने के लिए, मीडियम चाहिए, बिना मीडियम के ये ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, इनका मानना ऐसा था, इनका मानना ऐसा था कि भाई लाइट को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए, इनका मानना था। बट असल में लाइट को ट्रैवल करने का मीडियम नहीं चाहिए, लाइट एक अपने आप में कैसी वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो कि जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने बताया, जो कि बाद में थ्योरी आई थी। लेकिन इनके जमाने में इन्होंने बोला कि लाइट मैकेनिकल वेव है, एंड मैकेनिकल वेव जो होती है वो क्या करती है, वो मटेरियल की इलास्टिसिटी का इस्तेमाल करती है। और आपने सुना होगा कि जो वेलोसिटी ऑफ द मैकेनिकल वेव होती है वो होती है E अपॉन डेंसिटी, E अपॉन डेंसिटी। ये क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा वेव के अंदर, मैंने पढ़ा था आपको। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट E अपॉन रो, ठीक है, वेयर E इज कॉल्ड इलास्टिसिटी या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, और रो हमारा क्या है, डेंसिटी ऑफ द मीडियम है। जितना इलास्टिसिटी मीडियम की ज्यादा होगी उतना वेलोसिटी ज्यादा, और जितना रो ज्यादा उतना बी की वैल्यू कम हो जाएगी, या जितना रो की वैल्यू कम उतना बी की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। तो बेटा यहाँ पे जो इन्होंने बात बहुत बताई कि भाई लाइट को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए, यहाँ पे अपने आप में ये कॉन्ट्राडिक्ट होगी बात, ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई कि भाई हाइजन तुम ये बात सही नहीं बोल रहे, गलत बोल रहे हो, राइट। तो ये बात इनकी जो है गलत साबित हो गई, ये गलत बता रहे हैं। इसके पीछे एक और थ्योरी आती है जिसको ईथर थ्योरी बोलते हैं, ठीक है, ईथर की थ्योरी बोलते हैं कि भाई जैसे इनसे किसी ने पूछा, हाइगन साहब से किसी ने पूछा, रिपोर्टर ने पूछा, प्रेस रिपोर्टर ने, कि भाई आप तो बोल रहे हो कि लाइट जो होती है उसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए, तो हमारा जो सन है, ठीक है, और ये हमारी अर्थ है बेटा, हमारा सन और हमारा अर्थ, इनके बीच में क्या है, कोई मीडियम नहीं है, देयर इज नो मीडियम, ठीक है, उसके बावजूद भी यहाँ से यहाँ लाइट कैसे पहुंच रही है, सन से अर्थ पे लाइट कैसे पहुंच रही है, ठीक है, क्योंकि वहां तो कोई मीडियम नहीं है। तो इन्होंने बोला कि भाई, इन्होंने बोला कि नहीं तुम गलत हो, वहां पे मीडियम है। क्रिश्चियन हाइगन ने बोला कि देयर इज अ मीडियम बिटवीन सन एंड अर्थ, एंड दैट मीडियम इन्होंने बोला वो जो मीडियम है उस मीडियम का नाम है ईथर। अब ये ईथर वो वाला नहीं, केमिस्ट्री वाला ROR, ये वाला ईथर नहीं बोलना, ठीक है, केमिस्ट्री वाला, ठीक है, मीडियम यहाँ पे ईथर है। ईथर एक ऐसा मीडियम है जिसकी जो है बहुत ज्यादा इलास्टिसिटी है, वेरी हाई इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम, एंड वेरी डाइल्यूट मीडियम। डाइल्यूट का मतलब वेरी लो डेंसिटी मीडियम। ये एक थ्योरी बनी है, ईथर की थ्योरी बनी है, ठीक है, जिसके बारे में हम फिर कभी बात कर लेंगे, और ये अभी पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं होगा हमारा, बिकॉज ये बहुत डिटेल टॉपिक है, इसको हम फिर कभी बात करेंगे। थ्योरी ऑफ ईथर। तो क्रिश्चियन हाइगन ने उन लोगों को ऐसे चुप कराया कि भाई यहाँ पे सन और अर्थ के बीच में खाली जगह नहीं है, देयर इज नो वैक्यूम एट ऑल, राइट, देयर इज ईथर एंड ईथर इज दैट मीडियम विच हैज हाई इलास्टिसिटी एंड डाइल्यूट मीडियम या लो डेंसिटी। तो अगर ईथर की बात करी जाए तो हाई इलास्टिसिटी एंड लो डेंसिटी। हाई इलास्टिसिटी मतलब ये वैल्यू ज्यादा, तो और ये वैल्यू कम, डेंसिटी कम, तो बेटा ये ज्यादा और ये कम, तो अल्टीमेटली वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी, तो वेलोसिटी विल बी वेरी वेरी लार्ज। तो इन्होंने इस तरह से लोगों को एक्सप्लेन किया है बातें। He could explain very well these points, लेकिन रियलिटी के अंदर ये जो थ्योरी ऑफ ईथर थी, इट गॉट फेल्ड। ये फेल क्यों हो गई? प्लस टू चल रही है अभी, आप उधर वेट कर लो।
ओके या सो ये थ्योरी जो है बेटा अपने आप में फेल हो गई थी, ये थ्योरी अपने आप में फेल हो गई थी, और फेल होने का रीजन यही था देयर इज नो सच मीडियम लाइक ईथर जो कि एग्जिस्ट करता है बिटवीन सन एंड अर्थ, ठीक है, कोई मीडियम नहीं है, देयर इज कंप्लीट वैक्यूम। जो आज की जो लेटेस्ट थ्योरीज हैं, जो मॉडर्न जो थ्योरीज हैं, उनमें ईथर जैसी कोई चीज से एक्सप्लेनेशन नहीं है। देयर इज नो ईथर, देयर इज नो मीडियम बिटवीन सन एंड द अर्थ, देयर इज कंप्लीट वैक्यूम, ठीक है, मीडियम लेस स्पेस, उसको दैट इज कॉल्ड वैक्यूम सिंपली। तो कोई ये सब थ्योरी बड़ा गलत है। क्रिश्चियन हाइगन जो बातें बता के गए उनमें से कुछ चीजें ये सब बातें गलत थी, लेकिन वही क्लासिकल थ्योरी है, ये क्लासिकल थ्योरी है, क्लासिकल फिजिक्स है। उस जमाने में क्वांटम फिजिक्स डेवलप नहीं हुई थी, यानी कि छोटे लेवल पे स्टडी नहीं होती थी। जो चीजें बड़ी होती थी, जो चीजें बड़ी बड़ी दिखती थी, जो जो नेकेड आई से देख पा रहे थे, उन्हीं चीजों को एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन आज की डेट में जो चीजें नेकेड आई से नहीं दिखती है वो चीजें भी होती है, वो चीजें भी होती है, माइक्रो लेवल पे होती है। उसके लिए हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, राइट। जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में आजकल हम लोगों ने जान लिया, वो चीजें क्वांटम मैकेनिक्स में डेवलप हुई। तो ये क्वांटम मैकेनिक्स इन क्लासिकल फिजिक्स की बहुत सारी थ्योरीज को निग्लेक्ट करती है, बहुत सारी थ्योरीज को, एक नहीं बहुत सारी। तो क्रिश्चियन हाइगन की भी कुछ बातें गड़बड़ थी लेकिन जानते हैं कि इन्होंने क्या क्या चीजें हमको बताई या क्या क्या इन्होंने हमें सिखाना चाहा। तो क्रिश्चियन हाइगन की कुछ बातें जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, राइट। तो अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन हाइगन इन्होंने सबसे पहले एक कंसेप्ट डेवलप किया जिसको इन्होंने बोला वेव फ्रंट। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इन दिस थ्योरी इज वेव फ्रंट। इन्होंने वेव फ्रंट की बात करी कि वेव फ्रंट क्या चीज होती है। तो पहले इसका डेफिनेशन लिखवाया था मैं, इट इज ए लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स of a medium which are vibrating in same phase, उन्होंने बोला कि इट इज द लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ ए मीडियम विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। अब कुछ लोग परेशान होंगे कि सर ये फेज वर्ड क्या है, ये फेज वर्ड क्या है। तो देखो बेटा फेज क्या होता है, फेज जो है ना, जैसे फेज इज नथिंग बट द एंगल। फेज जो होता है वो एंगल होता है मैथमेटिकली अगर मैं बात करूं तो। अब आपको क्लास 11th में वेव में एक मैंने वेव इक्वेशन स्टडी करवाई थी विच वाज y इज इक्वल a sin kx प्लस माइनस ओमेगा टी, kx प्लस माइनस ओमेगा टी। यहाँ ये टर्म है ना kx प्लस माइनस ओमेगा टी, इसी को हम फेज बोलते हैं, इसी को हम फेज बोलते हैं। kx प्लस माइनस ओमेगा टी इज कॉल्ड फेज, यानी कि एंगल इज कॉल्ड फेज। तो ऐसा लोकस, अब लोकस क्या है, लोकस इज द क्लस्टर, क्लस्टर मतलब इकट्ठा, इकट्ठ जिसको बोलते हैं ना गैदरिंग, क्लस्टर और इकट्ठ ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ ए मीडियम विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। यानी एक मीडियम में ऐसा इकट्ठे पार्टिकल्स जो होंगे जो कि सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे होंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे अब पॉइंट सोच देता हूं, मैंने एक पॉइंट सोर्स लेना है, दिस इज द पॉइंट सोर्स, ठीक है। यहाँ पे कोई पॉइंट सोर्स है बच्चे। अब यहाँ से कुछ रेडिएशन निकली, वेव निकली ऐसे, ठीक है, एट टाइम टी, ठीक है, एट टाइम टी। और यहाँ पे ये वेव निकली इस पॉइंट से, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस और द पॉइंट सोर्स, ठीक है। यहाँ से ये वेव निकली ऐसे करके, यहाँ से एक वेव और निकली ऐसे करके, यहाँ से एक वेव और निकली ऐसे करके, एक वेव और निकाल दो, एक वेव और निकाल दो ऐसे करके, एक वेव और निकाल दो, एक वेव और निकाल दो, ठीक है। इतनी सारी वेव निकल रही है इन ऑल डायरेक्शन, यानी कि एक पॉइंट सोर्स हमारे पास में, वो पॉइंट सोर्स जो है उससे चारों ऑल डायरेक्शन में, यानी कि इधर इधर ऊपर नीचे लेफ्ट राइट इन ऑल डायरेक्शन, यानी 3D के अंदर, 3 डायमेंशन के अंदर, इन ऑल डायरेक्शन द वेव्स आर प्रोपेगेटिंग, द वेव्स आर प्रोपेगेटिंग। तो ये वेव्स प्रोपेगेट हो रही है। तो बेटा एट टाइम टी टाइम के ऊपर मैंने कोई पार्टिकल लिया मीडियम के अंदर, मान लो ये कोई पार्टिकल है यहाँ पे मीडियम का, ये पार्टिकल है, ठीक है, और ये पार्टिकल यहाँ से सपोज करो x डिस्टेंस पे है,
ठीक है, टाइम टी, ये पार्टिकल यहाँ पे एक्स डिस्टेंस पे है, और इसी टाइम के ऊपर सेम टाइम पे उसी मीडियम में कोई दूसरा पार्टिकल है जो कि यहाँ पे अगेन एक्स डिस्टेंस पे है। ठीक है, यहाँ पे कोई और पार्टिकल लिया, वो भी एक्स डिस्टेंस पे है, यहाँ कोई और पार्टिकल लिया मैंने, ठीक है, वो भी एक्स डिस्टेंस पे है, यहाँ पे दिस इज ऑल्सो एट एक्स डिस्टेंस। कोई और पार्टिकल लिया मैंने यहीं पे, वो भी एक्स डिस्टेंस पे, और पार्टिकल लिया वो भी एक्स डिस्टेंस पे। ये सारे जितने पार्टिकल्स हैं, दीज ऑल पार्टिकल्स आर एट डिस्टेंस एक्स। तो सारे के सारे पार्टिकल जो मीडियम के हैं वो कितने डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे एट टाइम टी, यानी कि सेम टाइम के जो पार्टिकल्स हैं दे आर एट सेम डिस्टेंस। यानी मैं अगर इन पॉइंट को ऐसे जोड़ दूंगा, ये मैंने जोड़ दिया, तो एक क्या बन गया मेरे पास में, एक पैटर्न बन गया बेटा। देखो ये एक पैटर्न बन जाएगा, ठीक है, ये एक पैटर्न बन रहा है, और ये पैटर्न कुछ कुछ जो है स्पाइरकल पैटर्न बना, ये स्पाइरकल वेव फ्रंट बना बेटा, स्पाइरकल वेव फ्रंट। यानी कि मैंने इन सभी पॉइंट्स को जोड़ दिया जो कि कितने डिस्टेंस पे है, एक्स डिस्टेंस पे है, और कितने टाइम पे, टी टाइम पे। यानी कि टी टाइम पे यहाँ सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे जितने भी पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल, ये सारे पार्टिकल एक ही टाइम पे एक ही डिस्टेंस पे हैं। मतलब इन सभी पार्टिकल के लिए जो फेज है, फॉर ऑल पार्टिकल्स ऑफ मीडियम द फेज इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस के एक्स, ठीक है, ओमेगा टी प्लस के एक्स। क्योंकि देखो ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टी इज द टाइम एंड के इज द वेव प्रोपेगेशन कांस्टेंट एंड एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो सभी का टाइम टी सेम है और एक्स सबकी सेम है। तो बेटा सभी पार्टिकल्स के लिए जो फेज है दैट इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो ऑल पार्टिकल्स आर हैविंग सेम फेज। सभी पार्टिकल्स में बच्चे फेज की वैल्यू जो है वो सेम है। सेम फेज मीन्स द पॉइंट्स, ये वाले जो पॉइंट मैंने बना रखे हैं इनका सेम फेज है, और अगर इन पॉइंट्स को मैं कलेक्टिवली ज्वाइन कर देता हूँ देन आई गेट अ पैटर्न, दैट पैटर्न इज कॉल्ड स्फेरिकल वेव फ्रंट। अब ये सर्कल तुमको दिखाई दे रहा है, सर्कल में कुछ लोग बोल रहे होंगे सर सर्कल तो दिख रहा है, लेकिन सर्कल दिख रहा है लेकिन सर्कल है नहीं है, क्योंकि ये सोर्स यहाँ पे हवा में है, ठीक है, पॉइंट सोर्स है और ये चारों ओर रेडिएशन एमिट कर रहा है, चारों ओर। तो यहाँ से जितने भी पार्टिकल्स निकले होंगे एक्स डिस्टेंस पे और सेम टाइम पे, यहाँ से एक्स डिस्टेंस, एक्स डिस्टेंस, एक्स डिस्टेंस, एक्स डिस्टेंस, एक्स डिस्टेंस एट द सेम टाइम। अगर उन सभी के हम लोकस को फाइंड कर ले, लोकस मतलब जहां जहां पार्टिकल्स बैठे हुए हैं, उन सभी को अगर हम ज्वाइन करें तो एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बन जाता है, एंड दैट स्फेरिकल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड वेव फ्रंट। इसको हम वेव फ्रंट बोलते हैं। अब किसी लेटर टाइम के ऊपर, किसी और टाइम के ऊपर, तो टाइम टी इज इक्वल टू मैंने टी लिया, अब मान लो कोई और टाइम है, ठीक है, किसी और टाइम पे ये जो है ये ऐसा दिखाई दे सकता है एट लेटर टाइम, ठीक है, एट एनी लेटर टाइम, एट टाइम टी इज इक्वल से T1 एक और वेव फ्रंट बना सकते हैं जो कि स्फेरिकल ही होगा इनफैक्ट, ठीक है, क्योंकि ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगा, यहाँ से पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट x1 हो जाएगा, x1 x1 x1। तो ये जितने पार्टिकल्स होंगे यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, उन सबका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, x1 के बराबर हो जाएगा। तो ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज, उन पार्टिकल्स को अगर हम ज्वाइन करते तो जो स्ट्रक्चर बनती है उसका नाम है वेव फ्रंट, वेव फ्रंट। इसके आगे बाकी हम कल जो है वो स्टडी करेंगे, कल के लेक्चर के अंदर। एंड डन फॉर टुडे, ठीक है, आज के लिए इतना सफिशिएंट है, थोड़ा इंट्रोडक्शन मैंने दे दी है। इसके आगे कल स्टडी करेंगे कि हाइगन थ्योरी क्या क्या बातें एक्सप्लेन करती है। ओके।